दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। इस यूनिट का सेकेंड केस है सीआईटी वर्सेस शीतल दास तिरथ दास 1961 का केस है। एंड इन दिस केस द इशू इवॉल्व अराउंड whether sum paid towards maintenance could be claimed as deduction under income tax or not। इस केस में फैक्ट होता ये है कि शीतल दास जी का डाइवोर्स होता है उनकी वाइफ के साथ, जिसमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर पास होता है कि शीतल दास इज गोइंग टू पे मेंटेनेंस टू हिज वाइफ 1500 रुपीज पर मंथ, जिसमें फर्स्ट ईयर में ये होता है कि शीतल दास जी 1500 रुपीज पे करते हैं, बट उसमें से 150 अमाउंट माइनस कर लेते हैं बिकॉज उनकी वाइफ जिस घर में रह रही होती है उसके रेंट के रूप में वो माइनस कर लेते हैं। एंड इट इज अ मैटर ऑफ असेसमेंट ईयर 1953-1954। देन असेसमेंट ईयर 1954-1955 में हर मंथ ये अपनी वाइफ को 1500 रुपीज पे करते हैं एंड बाय दिस वे 18,000 रुपीज उस ईयर वो पे करती है अपने वाइफ को, बिकॉज उनका कंटेंशन ये होता है कि ही इज कंपेल्ड टू पे दिस अमाउंट टू हिज वाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ द डिक्री ऑफ द कोर्ट। तो सिंस ही वाज कंपेल्ड अंडर द डिक्री, तो इस कंडीशन में जो भी वो अमाउंट पे कर रहे हैं द अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज इनकम टैक्स। और उनका ये मानना इसलिए होता है बिकॉज उस टाइम में केस था बिजय सिंह धूलिया का 1933 का, उसके बेस पर उनका कहना होता है कि ये अमाउंट डिडक्ट किया जाना चाहिए उनके इनकम टैक्स लायबिलिटी से। इसमें अलग तरह का इंटरप्रिटेशन एंड अलग अलग तरह का केस साइट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड आफ्टर इवेल्युएटिंग सेवरल केसेस, अप्रोक्सीमेटली 8 या 9 केसेस है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कंक्लूजन पे आती है और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट कहती है कि द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग टू चेक कि अर्लियर केस में जो डिसीजन दिया गया था वो सही था या गलत था, बट अब इस पे प्रिंसिपल क्या होना चाहिए और किस प्रिंसिपल पर इस तरह के केसेस को डिसाइड किया जाना चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट लास्ट में वर्डिक्ट देती है। एंड फाइनली इस केस में शीतल दास तिरथ दास को कोई रेमेडी नहीं मिलता है और उन्हें इनकम टैक्स पे करना होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इस केस में होता क्या है, किस पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है। जब आप देखेंगे इसका सेकंड पैराग्राफ, ये पूरा फैक्ट है जहां से कि आपको पता चल जाएगा कि इस केस में आपको हुआ क्या था। 150 रुपीज डिडक्ट किया गया था मेंटेनेंस में और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1500 रुपीज पर मंथ दिया गया था और 18,000 रुपीज टोटल पे किया गया था। यहाँ पर आपको होता यह है कि प्रीवी काउंसिल का एक डिसीजन था बिजय सिंह धुलिया का, उसके बेसिस पर ये क्लेम करते हैं कि ये अमाउंट जो भी उन्होंने पे किया है अपनी वाइफ को अंडर ऑब्लिगेशंस जो कि कोर्ट के ऑर्डर के तहत है, दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स परव्यू। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा इस चीज को डिसअलाउ कर दिया जाता है। ये अपील फाइल करते हैं, अपील में जो रिजेक्शन किया गया था सीआईटी के द्वारा उसे ही अपहेल किया जाता है असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा। देन उसके बाद ये ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं जहां पर के ट्राइब्यूनल ने ऑब्जर्व किया this is a case pure and simple where an assessee is compelled to apply a portion of his income for the maintenance of person whom he is under a personal and legal obligation to maintain. The Income Tax Act does not permit any deduction from the total income in such circumstances. उसका ट्राइब्यूनल इस केस को हाईकोर्ट के पास रेफर कर देती है, जहां पे बहुत सारे केसेस को देखा जाता है, लाइक आपका सेठ मोतीलाल मानिकचंद का केस, देन प्रिंस कंदेराव गायकवाड़ वर्सेस सीआईटी 1948 का केस भी इसमें साइट किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इसका फैक्ट लगभग वैसा ही है जैसा कि प्रेजेंट केस में आया है। अब हम लोग एक बार विजय सिंह धूलिया का केस देखते हैं, जिसके बेसिस पे पिटिशनर का कहना होता है द सेड अमाउंट शुड नॉट बी काउंटेड एज हिज इनकम, और इस अमाउंट को डिडक्ट करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स अप्लाई करना चाहिए। विजय सिंह धूलिया वाले केस में होता यह है, एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है राजा, उसकी स्टेप मदर होती है। स्टेप मदर सूट फाइल करती है मेंटेनेंस के लिए, जहां पर कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास होता है जिसमें राजा अग्री करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी उनके पास है उस प्रॉपर्टी में से 1100 रुपीज पर मंथ वो अपनी स्टेप मदर को देंगे। तो इन सच केस सिंस द क्लेम वाज चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इस अमाउंट का डिडक्शन उसके टोटल ग्रॉस इनकम से हो जाता है और राजा को इतने अमाउंट में टैक्स रिबेट मिल जाता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास बात यह आती है कि आखिर किस अमाउंट पे टैक्स डिडक्शन होना चाहिए और किस अमाउंट पे टैक्स डिडक्शन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अनदर केस पीसी मलिक वर्सेस सीआईटी 1938 का केस डिस्कस करती है, जिसमें प्रीवी काउंसिल ने कुछ डिसीजन दिया था एंड द डिसीजन वाज बेस्ड ऑन कि एक पर्सन होता है, उसके फादर की डेथ हो जाती है। इन सच कंडीशन जो एग्जीक्यूटर होता है उसको अपलेंट ने 10,000 रुपीज दिया था एंड आउट ऑफ 10,000 रुपीज 537 रुपीज एक्सपेंस किया जाता है फ्यूनरल में। देन उसके बाद अपलेंट के द्वारा एग्जाम्शन मांगा जाता है कि इस अमाउंट पे उसे एग्जाम्शन मिलना चाहिए, बट इस कंडीशन में कोर्ट उस अमाउंट में एग्जाम्शन नहीं देती है, बिकॉज यहाँ पर फिर वो सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करती है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, जहां से ये खर्च हुआ था, डायरेक्टली सोर्स से खर्च हुआ था या फिर इनकम बनने के बाद वो खर्च हुआ था। थर्ड केस इसमें आता है दीवान किशन किशोर वर्सेस सीआईटी का, जिसमें होता ये है कि फादर एक अपना विल बना करके गुजर जाते हैं और उस विल में ये होता है कि जो उनका छोटा बेटा है उसे 7200 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा
जो इम्पार्टेबल स्टेट है उसमें से। अब जो बड़ा बेटा होता है उसके इनकम में उस चीज को सीआईटी इनकम दिखाते हैं और उनसे टैक्स का डिमांड किया जाता है। तो इस केस में कोर्ट का कहना यह होता है बिकॉज ये इम्पार्टेबल स्टेट से पैसा दिया जा रहा है, अभी तक ये जो है ये इनकम अक्रू नहीं होता है जो बड़ा बेटा है उसके पास, जिसकी वजह से सोर्स ऑफ इनकम जो इम्पार्टेबल स्टेट है यहां से पर्सन बी जो कि इसका बड़ा भाई है इसके पास जब तक ये इनकम के रूप में नहीं आता है तब तक ये इसका इनकम नहीं कहलाएगा। और डायरेक्टली इस स्टेट से अगर इसके पास पैसा मिल रहा है तो दिस इज नोन एज डाइवर्जन ऑफ इनकम फ्रॉम द रियल सोर्स, और रियल सोर्स है इम्पार्टेबल स्टेट, जिसके वजह से इस केस में जो भी इनकम रिसीव किया जाता है छोटे भाई के द्वारा बड़े भाई के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती है और ये अमाउंट ज्वाइंट हिंदू फैमिली का इनकम नहीं माना जाता है। फोर्थ केस डिस्कस किया जाता है सीआईटी वर्सेस मकंजी लाल का 1937 का केस है। इस केस में होता यह है कि फादर के गुजरने के बाद और इसके भाई के गुजरने के बाद S2 सोल सर्वाइविंग को पार्टनर रहता है। जो इसके भाई की वाइफ होती है उसे मेंटेनेंस के रूप में कुछ अमाउंट दिया जाता है और वहां पर ये S2 डिमांड करता है कि उसे एग्जम्पशन मिलना चाहिए उस अमाउंट पे जो कि मेंटेनेंस के रूप में S1 की वाइफ को दिया जा रहा है, इट मींस की विडो को दिया जा रहा है। बट इस कंडीशन में जो भी मेंटेनेंस अमाउंट दिया जा रहा था उस पर इसे डिडक्शन नहीं मिलता है और उस अमाउंट पे भी इन्हें टैक्स पे करना होता है, बिकॉज ये कहा जाता है जो भी वाइफ को यहाँ मिल रहा है मेंटेनेंस के रूप में वो एक्चुअली ज्वाइंट हिंदू फैमिली का ही पार्ट है जिसमें से दिया जा रहा है और यहाँ एसेस जो किया जा रहा है वो ज्वाइंट हिंदू प्रॉपर्टी के रूप में किया जा रहा है जो कि सोल सर्वाइविंग को पार्टनर के रूप में S2 के पास है। इसी कारण जो भी प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है वो पहले S2 की इनकम हो जा रही है जिसमें से वो डाइवर्ट करके कुछ इनकम इस विडो को दे रहा है। सिंस ये इनकम बनने के बाद दे रहा है इसके वजह से जो भी अमाउंट पे किया जा रहा है विडो को S2 इसके लिए लायबल है टैक्स पे करने के लिए। उसके बाद इसमें केस डिस्कस किया गया था हीरा लाल 1945 का केस है। इस केस में होता यह है कि एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली होती है। इसके बाद प्रिंस खंडेराव गायकवाड़ का केस डिस्कस किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि ग्रैंडफादर होते हैं, उसका सन होता है और 2 ग्रैंडसन होता है, जिसमें इन दोनों ग्रैंडसन को अपने इनकम के कुछ पोर्शन को पे करना होता है इनकी ग्रैंड मदर को इफ ग्रैंड मदर इज लिविंग सेपरेटली। इस कंडीशन में यहाँ पर ग्रैंड मदर सेपरेटली रहती है जिसमें से ये दोनों ग्रैंडसन अपनी ग्रैंड मदर को 15,000 रुपीज देते हैं, जबकि जो इनका सन होता है वो 6,000 रुपीज देता है। यहाँ पर सन का डिमांड होता है कि जो ये पेमेंट किया जा रहा है इस पेमेंट पर उसे टैक्स डिडक्शन मिलना चाहिए और इस केस में इसके सन को इस अमाउंट पर टैक्स में रिबेट मिल जाता है। नेक्स्ट केस है इसमें राघवालू नायडू का 1950 का केस है जिसमें एक विल बनाया जाता है और इसमें जो एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी होते हैं विल के वहां पे ये लिखा जाता है कि जो इनकी मदर है और इनकी वाइफ है इनको मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाए। ये जो मेंटेनेंस अलाउंस है इसके अगेंस्ट में डिडक्शन के लिए डिमांड किया जाता है बट उसे डिसअलाउ कर दिया जाता है बिकॉज यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो भी ये अमाउंट दिया जा रहा है एग्जीक्यूटर या ट्रस्टीज के द्वारा वो एक्चुअली उनका पर्सनल ऑब्लिगेशन है और जब आप अपना पर्सनल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में पहले आपके पास उस सोर्स से इनकम आता है, देन पर्सनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए वहां से इनकम को डाइवर्ट किया जा रहा है। सो दिस वुड नॉट अमाउंट सेपरेट इनकम ऑफ मदर एंड इनकी विडो वाइफ, जिसकी वजह से यह एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी का ही इनकम माना जाएगा और उनके इनकम से इनकम टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। देन उसके बाद इसमें एक और केस आता है सेठ मोतीलाल मानिक चंद का। इस केस में होता यह है कि एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली मैनेज कर रही होती है एक एजेंसी को। फादर और सन के बीच में उस एजेंसी को लेकर के बंटवारे की बात होती है जिसमें फादर और सन के बीच में मैनेजिंग एजेंसी को डिवाइड कर दिया जाता है और ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी पोर्शन है, जैसे अगर 8 पोर्शन अगर ए को मिला है उस एजेंसी का और 8 पोर्शन अगर बी को मिला है, सो आउट ऑफ दिस 8 पोर्शन 2 पोर्शन से जो भी इनकम आएगा वो ए की वाइफ को दिया जाएगा और बी भी आउट ऑफ 8 पोर्शन 2 पोर्शन से जो भी इनकम आएगा वो सारा का सारा इनकम इसकी मदर के पास जाएगा। इस कंडीशन में ये दोनों डिमांड करते हैं कि इनके ऊपर जो भी ये 2 पोर्शन का इनकम आ रहा है इसके लिए इनके इनकम से इस अमाउंट को डिडक्ट करना चाहिए और बाकी अमाउंट पे टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स अथॉरिटी पहले नहीं मानती है, बाद में कोर्ट का रूलिंग ये होता है कि सिंस जो सोर्स ऑफ इनकम है यहां से ही अगर इनकम डाइवर्ट हो रहा है, बिकॉज ये इनकम अभी तक बी के पास नहीं आया और ना ही ए के पास आया, बल्कि इसी सोर्स से अगर ये इनकम डाइवर्ट होकर के वाइफ के पास चला जा रहा है या इसकी मदर के पास चला जा रहा है, इन सच कंडीशन ये अमाउंट डिडक्ट किया जाना चाहिए, वो इनका इनकम नहीं माना जा सकता है और इस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। सो देयर आर सेवरल केसेस जो कि इस कोर्ट के द्वारा डिस्कस किया जाता है और बाद में जो कोर्ट फैसला पे आती है वो ये होता है कि सपोज सबसे पहले कोर्ट इस बात को देखेगी कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ का है। यदि ऑफ सोर्स ऑफ इनकम और उस पर ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है, सपोज इस सोर्स ऑफ इनकम लाइक कोई अगर स्टेट अगर होता है और अगर यहां से ही इनकम डाइवर्ट होकर के ए के पास आता है और बी के पास ये इनकम नहीं आता है,
इस कंडीशन में ये ए की इनकम मानी जाएगी, बी की इनकम नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बी इसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाया जाता है कि इस स्टेट से जो भी इनकम आएगी वो बी के पास जाएगी, एंड इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ बी कि वो ए को इसमें से कुछ अगर अमाउंट देता है तो उस अमाउंट को बी के टोटल इनकम में काउंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये केस समाप्त होता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एब इनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.